हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है ना हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रॉब्लम्स ऑन इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर ना। इसके पहले लेक्चर में हम आपको जो है ना प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है ये समझा चुके हैं, और आप जो है कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस ना कि प्लेन मिरर से वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच में क्या संबंध है ये हम आपको समझा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फिर आप जो है ना इस जो मेरा चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाइए, या उस वीडियो का लिंक हम जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां जाके देख सकते हैं। नहीं तो फिर प्लेलिस्ट में जाकर के रे ऑप्टिक्स के प्लेलिस्ट को आप ओपन करिए, वहां आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए हम आपको पहले समझा चुके होंगे कि भाई प्लेन मिरर में क्या होता है कि जो इमेज डिस्टेंस होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हमेशा बराबर होता है। ये बात हम आपको समझा चुके हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक आपसे सवाल लेते हैं, आप उसको बनाइए, फिर हम आपको बताते हैं कैसे बनाया जाता है उसको। तो मैं प्रभास पांडे आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आइए फिर हम लोग सवाल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या सवाल है? A ray incident on plane mirror. A ray incident on a plane mirror such that reflected ray becomes perpendicular to incident ray. Find angle of incidence. देखिए ये जो लेक्चर है ना, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 12 वालों के लिए है, ये क्लास 9th के बच्चे भी जो है ना, या क्लास 10th के बच्चे जिसमें उनको लाइट पढ़ना है ना, वो भी इस वीडियो को देख करके, इस प्रॉब्लम को देख करके समझ सकते हैं ना। इसके बाद जो हम सवाल करवाएंगे, इसके बाद जो हम कंसेप्ट बताएंगे ना, वो सिर्फ 12 वालों के लिए होगा। लेकिन अभी जो है ना, अभी हम जो भी बता रहे हैं, शुरुआत का जो भी 2-3 लेक्चर डाले हैं वो 10th के बच्चे भी देख सकते हैं, अगर उनके सिलेबस में है ऑप्टिक्स पढ़ना ना, या परावर्तन, रिफ्लेक्शन वगैरह ये सब पढ़ना है ना। अगर क्लास 9th के बच्चे भी इसको देख सकते हैं और 12 के बच्चे तो इसको देख ही सकते हैं। तो जिनके सिलेबस में ये बात है, जनरल कंपटीशन के बच्चे भी इससे पढ़ सकते हैं। तो देखिए, तो हम यहाँ क्या लिखे हैं, चलिए हम इसका हिंदी में लिखते हैं, फिर आप जो है ना बनाइए। हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में हम आपको पढ़ाएंगे, ताकि इससे हिंदी मीडियम के बच्चे भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे पढ़ सकते हैं। वीडियो भले ही छोटा छोटा होगा लेकिन हमेशा रेगुलर इंटरवल पे आएगा, और आपका सिलेबस जो है ना एकदम बढ़िया से कंप्लीट करेंगे विथ कंसेप्ट के साथ। तो देखिए, तो हम क्या बोल रहे हैं कि कोई आपतित किरण समतल दर्पण पर किस प्रकार आपतित होती है। इस प्रकार आपतित होती है कि परावर्तित किरण आपतित किरण पर परावर्तित किरण आपतित किरण पर लंबवत हो जाती है।
तो आपतन कोण बताएं। तो आपतन कोण बताएं। आप इस तरह का सवाल करिए। हम जो है ना आपके लिए क्लास 9th और क्लास 10th का मैथ और साइंस का भी लेक्चर लेकर के आएंगे ना, जो छोटा छोटा वीडियो होगा ना, लेकिन आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। आप उससे पढ़िए, आपका सिलेबस बहुत बढ़िया से हम कंप्लीट करेंगे और आपका कंसेप्ट भी बहुत अच्छा से समझाते जाएंगे। तो हम जो है ना वही वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। चलिए ये सवाल देखिए तो आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए तो यहाँ क्या बोल रहा है कि चलिए यहाँ पर हम एक प्लेन मिरर बनाते हैं। बोला कि ये एक प्लेन मिरर है, इस पर कोई आपतित किरण जो है ना आपतित हो रही है। तो ये आपका हो गया आपतित किरण। अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज इससे पहले वाला लेक्चर मेरा देखिए ना, रे ऑप्टिक्स 03 करके जो है ना हम लेक्चर डालें, वो आप उसको देखिए, फिर आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। तो ये आपतित किरण है और जिस पॉइंट पर ये जो है ना आपतित होता है वहां पर हम लोग एक लंब डालते हैं और ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया आप इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। इसको हम लोग बोल रहे थे एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको बोल रहे थे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बात पढ़ चुके हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। हम लोग ये बात पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो देखिए तो आई हमेशा आर के बराबर होगा। अब यहाँ सवाल में क्या कह रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है ये आपतित किरण पर लंब है ना, लंब मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। देखिए तो हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। मतलब ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तभी तो लंबवत का मतलब क्या होता है कि ये पूरा जो है ना 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब ये पूरा एंगल जो है 90 डिग्री है। क्यों? तो इंसिडेंट रे पर रिफ्लेक्टेड रे क्या है भाई? तो नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। देखिए तो हम यहाँ बता सकते हैं कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। ये देखिए तो ये, और ये पूरा एंगल किसके बराबर है? तो एंगल आई प्लस एंगल आर बराबर क्या होगा आपका 90 डिग्री। और आपको पता है कि एंगल आई हमेशा क्या होता है? एंगल आर के बराबर होता है। तो जहां जहां भी आर है वहां हम आई पुट कर सकते हैं। नहीं देखिए तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल आई प्लस एंगल आई बराबर क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ से 2 एंगल आई बराबर होगा 90 डिग्री। नहीं तो यहाँ से एंगल आई बराबर क्या होगा 90 डिग्री बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और यही आपको निकालना था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू बताइए, आई बराबर क्या होगा 45 डिग्री। अगर आपसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी पूछता कि परावर्तन कोण बताइए, तब भी वो कितना होता है 45 डिग्री। क्योंकि हमको पता है परावर्तन के नियम से हम लोग ये बात समझ चुके हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर ये 45 डिग्री, ये भी आपका 45 डिग्री होगा। ये आपका आंसर है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये उसका आंसर है। तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा, दिख रहा है आप लोगों को बहुत बढ़िया से। चलिए बहुत अच्छा, मिटा दें हम लोग इसको। चलिए मिटाते हैं और फिर हम अगला सवाल आपको देते हैं। दूसरा सवाल देखिए तो कोई बात नहीं, अभी देखिए ना हम आपको बार बार प्रॉब्लम लिखते हैं ना, थोड़ा उसमें भी समय चला जाता है। तो आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए ताकि हम स्मार्ट बोर्ड में आपको पढ़ा सके ना। आप बताइए हमको कि मेरा लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है या नहीं है ना। और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए ना, लाइक भी कीजिए ताकि हमको पता चले कि आपके लिए वीडियो जो है ना बहुत अच्छा है। आप लाइक का बटन भी दबाइए नहीं, और दूसरे बच्चों को भी बताइए नहीं कि भाई यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है और अच्छा पढ़ाया जा रहा है। तो जो अच्छा चीज़ है उसको जो है ना दूसरों को ही बताना है ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। देखिए तो हम दूसरा सवाल आपसे करवाते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ड एट, थोड़ा सा ना एन ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा सा मजेदार वाला सवाल है। देखिए तो एन ऑब्जेक्ट देखिए तो सवाल क्या नहीं, हम यहाँ पे सवाल लिख रहे हैं आपके लिए। एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ड एट, एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ड
at an object is kept at 60 centimeter in front of a plane mirror, if the mirror is now moved, if the mirror is moved 25 centimeter away from the object, how does the image shift from previous position? How does the image shift from previous position? हमको पता है कि थोड़ा सा जो है ना ये लिखने में थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन आप लोग जो है ना सपोर्ट कीजिए हमको ना, ताकि हम आपके लिए स्मार्ट बोर्ड लेकर के आए और बढ़िया से आपको पढ़ा सकें और हम आपके टाइम जो कंज्यूम ज़्यादा होता है ना उसको हम बचा सकें। देखिए तो क्या लिखा हुआ है, हम हिंदी में इसको लिख रहे हैं ना। कोई वस्तु समतल दर्पण से समतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यदि दर्पण को 25 सेंटीमीटर वस्तु की ओर खिसका दिया जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति पहले की अपेक्षा पहले की अपेक्षा कितना परिवर्तन होगा? चलिए देखिए तो ये सवाल क्या आप लोग में से किसी से होगा, तो आप जो है ना वीडियो को पॉज करिए और आप लोग जो है ना हमको बताइए कि ये सवाल आपसे होगा या नहीं होगा। देखिए तो क्या बोल रहा है, चलिए हम बनाते हैं ना आप लोगों के लिए, हम ये सवाल बनाएंगे। देखिए तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक प्लेन मिरर है, ये है आपका प्लेन मिरर, आपके घर में आईना रखा हुआ है ना, ये आपके घर का प्लेन मिरर है ना, समतल दर्पण है जो आईना आपके घर में लगा हुआ रहता है ना। क्या है तो उससे यहाँ पर आप खड़े हैं, ओ हम लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, वस्तु जो है ना, वस्तु को हम लोग हमेशा ओ से लिख रहे हैं। तो वो जो है ना, देखिए तुम कोई वस्तु, इफ द मिरर इज मूव्ड 20, वस्तु की और नहीं, वस्तु से दूर ना, देखिए थोड़ा अंग्रेजी में लिखा हुआ दूसरा ना, इफ द मिरर इज मूव्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यदि दर्पण को 25 सेंटीमीटर वस्तु से दूर खिसका दिया जाए ना, तो देखिए तो यहां से हम अभी बोल रहे हैं कि ये डिस्टेंस दिया हुआ है कितना भाई, तो 60 सेंटीमीटर। देखिए अगर ये डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम आपको पहले ही समझा चुके हैं कि
प्रतिबिंब से जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर प्रति इमेज होगा, दर्पण से उतना ही दूर इमेज होगा, लेकिन पीछे तरफ बनेगा ना, कि दर्पण के हमेशा पीछे बनेगा। तो यहां से दर्पण से अगर कोई वस्तु 60 सेंटीमीटर पर है तो इसका इमेज भी इधर बनेगा। और कैसा इमेज बनेगा? तो जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा, समान आकार का होगा, नहीं कि जितना अगर आप 5 फीट लंबा है तो आईना में भी आप 5 फीट लंबा देखिएगा, नहीं? तो देख रहे इसका इमेज यहां बनेगा, इसको हम बोल रहे हैं आई, और ये भी कितना होगा आपका? तो 60 सेंटीमीटर होगा। ये हम लोग जानते हैं कि दर्पण से जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना ही दूर होगा इमेज। अब क्या बोला कि आप जो है ना, अब ये समतल दर्पण को वस्तु से 25 सेंटीमीटर पीछे कर दिए। तो देखिए, तो यहां हम बोले कि अब आपका दर्पण कुछ यहां आ गया ना, आपका भाई पहले आईना लेके यहां खड़ा था, अब वो थोड़ा सा पीछे चला गया ना। कितना पीछे गया भाई? तो ये 25 सेंटीमीटर, इसको हम बोल रहे हैं 25 सेंटीमीटर, ये चला गया है 25 सेंटीमीटर। तो जैसे ये 25 सेंटीमीटर इधर आएगा, अब जो इसका इमेज फॉर्मेशन होगा वो कुछ इस तरह होगा ना। अब इसका इमेज फॉर्मेशन यहाँ आई डैश होगा। तो आपको यही वाला दूरी बताना है कि आई और आई डैश के बीच में कितना डिस्टेंस है। अब आपको ये बताना है कि आई और आई डैश के बीच में कितना डिस्टेंस है। अच्छा बताइए एक बार कि पहले आप दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर थे, तो 60 सेंटीमीटर पर इमेज बना। अब क्या हुआ? तो अब आपसे आप यहीं खड़ा है अभी भी ना, आप अभी भी यहीं खड़ा है। अभी जो है ना दर्पण, अब दर्पण पीछे गया, तो अब आपसे और दर्पण के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? ये 60 और ये 25, तो टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 85 सेंटीमीटर। मतलब अब जो है आपके और दर्पण के बीच में दूरी हो गया 85 सेंटीमीटर। तब आप फिर से हमको ये बात बताया कि भाई दर्पण से जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर दर्पण से इमेज बनेगा। मतलब यहां से ये वाला जो होगा ये भी होगा 85 सेंटीमीटर, जो अब इमेज बन रहा है। अब इमेज बन रहा है आपका आई डैश पर ना, तो यहाँ भी जो है ना अभी 85, तो ये भी होगा आपका 50। अच्छा, अब हमको आप एक बात बताइए ना कि यहां से ये जो दूरी था, ये पूरा का पूरा दूरी था आपका 60 सेंटीमीटर ना, कि पहले ये वाला दूरी, ये पूरा दूरी है आपका 60 सेंटीमीटर, नहीं? अब देखिए, तो जैसे ही ये यहां से इधर आया होगा 50, तो अब हम अगर आपसे पूछें कि ये 25 सेंटीमीटर इधर आ गया, तो इस डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका? 35 सेंटीमीटर। बढ़िया से समझिए इस सवाल को कि अभी हम बोले कि जब दर्पण खिसक के इधर आ गया, तो जब आपका इमेज बन रहा था और वो दर्पण के बीच में दूरी कितना हो जाएगा? 25 का, देखिए ना 35, क्योंकि यहां से यहां तक 25 और ये 35 दोनों मिला के अभी 60 हो रहा है। बात क्लियर है? अब हमको ये बताइए आप कि यहां से यहां तक कुल दूरी आपका कितना है? 85, उसमें से ये वाला दूरी आप बोल रहे हैं कितना भाई? 35 है। तो इसको कितना होना पड़ेगा ताकि यहां से यहां तक 85 पुर जाए? तो इसको 50 सेंटीमीटर होना पड़ेगा, नहीं? तो हम बोल सकते हैं कि जो आई डैश, आई और आई डैश जो है वो कितना होगा? तो 50 सेंटीमीटर। मतलब जो पहले इमेज बन रहा था और जो अब इमेज बन रहा है, उस दोनों के बीच में दूरी कितना हो जाएगा भाई? तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? फिर से आप समझिए इस बात को कि भाई पहले दर्पण यहां था 60 सेंटीमीटर पर, तो उससे इमेज भी बना 60 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या किए? तो दर्पण को 25 सेंटीमीटर पीछे पुशअप कर दिए। दर्पण को हम 25 सेंटीमीटर पीछे पुशअप किए हैं, तो देखिए, तो अब ऑब्जेक्ट और इसके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 85 सेंटीमीटर। तो इमेज भी बनेगा इसका 85 सेंटीमीटर पर। लेकिन देखिए ना कि जो प्रतिबिंब बन रहा था और दर्पण के बीच में अब दूरी कितना हो गया? तो पहले था 60, 25 इधर खिसक गया, तो अब ये बचेगा 35। ये हो गया 35। और आप हमको बताइए ना कि जब ये 35 है और यहां से यहां तक ये दर्पण और बाद जो है प्रतिबिंब बना उसके बीच में दूरी है 85 और ये है 35, तो इसको कितना होना पड़ेगा? 50 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए आप, ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग बताएंगे कि भाई प्रतिबिंब की जो पहले स्थिति थी और अभी स्थिति है उसमें कितना परिवर्तन हुआ? तो 50 सेंटीमीटर का परिवर्तन हो गया। ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा
देखिए तो ये हम बहुत बढ़िया से आपका क्लियर किए। बात क्लियर है? चलिए तो इसको मिटाते हैं, हम फिर नेक्स्ट सवाल की ओर जाते हैं। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं ना। देखो ये दो सवाल आपको जो है ना, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बहुत बढ़िया से। ये सवाल जो है बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। देखिए ना, हम यहाँ पे बोले कि चलिए आप इसका इमेज फॉर्मेशन करके दिखाइए आपको ना, कि हम ऐसे करके कोई प्लेन मिरर रखें, ऐसे करके ये कोई प्लेन मिरर है ना। देखिए तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ना, आप हमको इसका इमेज बना के दिखाइए। तो हम फिर से आपको बोल रहे हैं कि इमेज बनाने के लिए कम से कम कितना रे आना चाहिए भाई, तो कम से कम उस ऑब्जेक्ट से 2 रे परावर्तित होना चाहिए। तो यहाँ से एक रे ऐसे करके आएगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा ना, यहाँ से एक रे आएगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। और ये दोनों परावर्तित किरण भविष्य में भी कभी नहीं लग रहा है कि एक दूसरे से मिलेगा ना, लेकिन हम लोग भी थेथराद में मिलाएंगे इसको, यहाँ पर इमेज बन जाएगा इसका। मतलब भाई समतल, एक बात तो देखिए ना, हम लोग क्या पढ़े हैं भाई, तो प्लेन मिरर में क्या हो रहा है, प्लेन मिरर में समतल दर्पण में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये बराबर होगा इमेज डिस्टेंस के। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा इमेज डिस्टेंस के ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा इमेज डिस्टेंस के, मतलब वस्तु दूरी हमेशा प्रतिबिंब दूरी के बराबर होगा। और जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा, वर्चुअल इमेज होगा, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, और सेम साइज का बनेगा, समान आकार का बनेगा, कि जिस आकार का आपका ऑब्जेक्ट है उसी आकार का आपका इमेज बनेगा। ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं बात समझ में आ रही कि आपको नहीं आ रही, ये हमको बताइए ना। चलिए एक और सवाल हम यहाँ लिखते हैं ना, ये आपको क्लियर हो कि जो प्लेन मिरर में है वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, समान साइज का बनेगा, जिस आकार का ऑब्जेक्ट है उसी आकार का इमेज बनेगा। देखिए तो एक और हम सवाल आपसे लेते हैं कि चलिए यहां पर एक बटरफ्लाई समझते हैं ना, यहां पर एक प्लेन मिरर है ना, इस प्लेन मिरर से यहां पर एक कोई इंसेक्ट बैठा हुआ है। इंसेक्ट आप जानते हैं ना, इंसेक्ट ना कोई कीट है ना, ये मान लीजिए यहां से जो है ना 10 सेंटीमीटर पर बैठा हुआ है। तो हम आपसे पूछें कि इसका इमेज कितना दूर बनेगा, तो आप एकदम आसान है, नहीं हमको पता है भाई कि इसका जो इमेज बनेगा भी जो है वो u के बराबर होता है। नहीं तो u कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो v भी कितना होगा आपका 10 सेंटीमीटर होगा। नहीं दर्पण के पीछे बनेगा। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी होगा आपका 10 सेंटीमीटर। हम बोले ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो बोलेगा सर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक है 10, और फिर यहाँ से यहाँ तक है 10, दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताइए। नहीं हम इसलिए आप लोगों के लिए ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं लेकर के आते हैं, छोटा सा वीडियो लेकर के आते हैं, जो आपको जो है ना देखने में भी प्रॉब्लम नहीं हो और जल्दी जल्दी आप इसको देख सकते हैं। तो इसके बाद जो है ना, इसके बाद हम आपके लिए जो है लेकर के आएंगे कि अगर दो समतल दर्पण के बीच में एंगल अगर बना हुआ हो नहीं, तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन कितना होगा, ये हम आपके लिए लेकर के आएंगे। बात क्लियर है?
ये हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक हमको बताइए आप कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए इंफॉर्मेटिव है या नहीं है ना। तब तक पढ़ते रहिए, हम आपके लिए फिर वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।